हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, यानी कि इन तीनों ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 89 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 88 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने जीके और जीएस का भी क्लास ले रखा है। अगर आप लोगों ने इस क्लास को भी नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी इंजन या मशीन के विभिन्न अवयव में गीज को धार के रूप में किस यंत्र का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गीज गन का। और ये जो प्रश्न है 2002 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसी किसी इंजन या मशीन के विभिन्न अवयव में गीज को धार के रूप में गीज गन यंत्र का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यूनिवर्सल कपलिंग को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हुक कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्रश्न है 2021 में पूछा गया हुआ प्रश्न है, यानी कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल कपलिंग को हुक कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल कपलिंग लचीली यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए ये लचीली कपलिंग के अंतर्गत आती है। अगला इसका पॉइंट है, यह कपलिंग अधिकतर ऑटोमोबाइल वाहनों में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 100A तक की धारा के लिए वेल्डन हस्त स्क्रीन में साधारणतया प्रयुक्त रंगीन कांच की छाया संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 से 9 है। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 100A तक की धारा के लिए वेल्डन हस्त स्क्रीन में साधारणतया प्रयुक्त रंगीन कांच की छाया जो संख्या है वो 8 से 9 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, संख्या प्रवेधनी श्रृंखला यानी कि नंबर ड्रिल सीरीज को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वायर गेज श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्रश्न है 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे संख्या प्रवेधनी श्रृंखला यानी कि नंबर ड्रिल सीरीज को वायर गेज श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कास्ट और नर्म सीट कार्यों में कौन से ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लैट ड्रिल यानी कि सपाट ड्रिल का। और ये जो प्रश्न है 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कास्ट और नर्म सीट कार्यों में सपाट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। यह ड्रिल हाई कार्बन स्टील द्वारा बनाई जाती है। अगला है, इसका प्रयोग कास्ट और नर्म सीट कार्यों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक ड्रिफ्ट
किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने हेतु प्रयुक्त होता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक ड्रिफ्ट मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन ड्रिलिंग कार्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रिपेनिंग। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्रिपेनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह पतले कार्यखंडों में बड़े व्यास के छिद्र करने की क्रिया है। इस क्रिया में केवल परिधि पर ही कटाई छिद्र प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रयुक्त औजार को ट्रिपेनिंग औजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रैंक वेब। क्रैंक वेब का प्रयोग होता है। और ये जो प्रश्न है 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग होता है उन्हें क्रैंक वेब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंजन में स्मॉल बियरिंग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक बुश बियरिंग। और ये जो प्रश्न है 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग में एक बुश बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें झटके सहन करने की शक्ति अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रायः ईंधन तेल की प्रज्वलन गुणवत्ता निम्न होने पर दहन के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न शोर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्यूल नॉन कहा जाता है, फ्यूल नॉक कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है वो 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रायः ईंधन तेल की प्रज्वलन गुणवत्ता निम्न होने पर दहन के दौरान डीजल इंजनों के सिलेंडर में उत्पन्न शोर को फ्यूल नॉन नॉक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोमीटर स्पिंडल व एनविल के फेस बने होते हैं। यानी कि जो माइक्रोमीटर जो होता है उसका जो स्पिंडल और जो एनविल होता है उसका जो फेस होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्बाइड का बना हुआ होता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे माइक्रोमीटर में स्पिंडल और एनविल फ्रेम पर लगा होता है, जो कि यानी कि जो क्रोमियम स्टील के बने होते हैं, जिनके ऊपर कार्बाइड टिप लगाई जाती है, जिससे कार्य करते समय वह घिसता नहीं है। कार्बाइड टिप हार्ड मेटल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेल। और ये जो प्रश्न है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्क्रू नट और बोल्ट, यानी कि स्क्रू नट और बोल्ट, यानी कि इन तीनों फास्टनर का प्रकार है। यानी कि ये तीनों जो है वो फास्टनर का प्रकार हैं। इसके द्वारा अस्थायी
जोर बनाया जाता है। नेल थ्रेडेड फास्टनर नहीं है। नेल माइल्ड स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सैडल की को फिट करने के लिए की वेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केबल हब पर कटा होता है। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सैडल की के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार की चाबी को फिट करने के लिए केबल हब में चाबी घाट बनाया जाता है और शाफ्ट पर चाबी घाट नहीं बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चक नट में नट की लॉकिंग होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साधारण नट व चक नट के आपसी प्रतिरोध से। और ये जो प्रश्न है 2009 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लॉक नट या चक नट का इस्तेमाल हमेशा साधारण स्टैंडर्ड नट के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि स्मॉल डी रिवेट का व्यास है तो रिवेट के मध्य से प्लेट के किनारे तक की दूरी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1.5 डी। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिवेट के मध्य से प्लेट के किनारे तक की दूरी को मार्जिन कहते हैं। यह दूरी सामान्यतः 1.5 डी लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दी गई आकृति में दर्शाए गए कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है, यानी कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूनिवर्सल वेबल गेज। और ये जो प्रश्न है 2021 में पूछा गया वो प्रश्न है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दी गई आकृति में कोणीय मापन यंत्र यूनिवर्सल वेबल गेज है। अगला इसका पॉइंट है यूनिवर्सल वेबल गेज का उपयोग टूल मेकर्स द्वारा भी किया जाता है। अगला पॉइंट है यह कोण को मापता है। इसको यांत्रिक प्रोटेक्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फ्लैट चीजल के कटिंग एज में कुछ कन्वेक्सिटी क्यों दी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कटिंग एज को धातु में फंसने से बचाने के लिए। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फ्लैट चीजल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए किया जाता है या लाया जाता है। इसका कटिंग एज थोड़ा उन्तोदर यानी कि कॉन्वेक्स होता है, जिससे कटिंग करते समय सिरों में नहीं घसता व कम ताकत में कटिंग आसानी से होती रहती है। अगला इसका पॉइंट है BIS के अनुसार यह 100 से 400 mm तक लंबाई में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्गन। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है सेकंड शिफ्ट में। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आर्गन एक अधातु है, यह एक रासायनिक तत्व है। अगला है आर्गन को वायु से प्रभावी आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। पृथ्वी की वायु में 0.93% आर्गन है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इस्पात के थर्मिट
वेल्डन में प्रयोग किया जाने वाला धातु पाउडर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम को किस चीज़ से सूचित करते हैं? तो कैपिटल ए और एल से सूचित करते हैं। और ये कब पूछा गया प्रश्न है? तो 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे थर्मिट वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। अगला इसका पॉइंट है, इसमें आयरन ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम का पाउडर भार अनुसार 3:1 के अनुपात के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, यह वेल्डिंग विधि ज़्यादातर रेल लाइनों को वेल्ड करने में प्रयोग किया जाता है। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया हुआ ये, यहाँ से बहुत बार ये पूछा ही जाता है, इसलिए इस वाले पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। टेंजेंशियल की जोड़े में प्रयोग की जाती है। यह 120 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्लाई व्हील रोलिंग मिल में। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेंजेंशियल की जोड़े में प्रयोग की जाती है। यह 120 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। इसका प्रयोग फ्लाई व्हील रोलिंग मिल में किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, हर एक एग्ज़ाम में ही आएगा। और ये सभी ट्रेडों के लिए है, इसीलिए एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को ज़रूर देखकर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।